नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है इश्यूज पे और लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे। मैं इन दोनों के बारे में ही बात करूंगा। देखिए, इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि इश्यूज पे ही जजमेंट आती है। आपका बहुत स्ट्रांग डिफेंस है, बहुत लीगल आपने स्ट्रांग पॉइंट्स लिए हुए हैं, लेकिन अगर उन पॉइंट्स पे आपका इश्यू ही नहीं फ्रेम हुआ तो अल्टीमेटली उस पॉइंट पे जजमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए आप इश्यूज को बहुत ध्यान से देखें और इश्यूज हमेशा बहुत ध्यान से फ्रेम करवाएं। इश्यूज तो फ्रेम करवाएं, साथ में ये भी देख लें कि उस इश्यू का ओनस किस पे है। इश्यू का ओनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इश्यू दूसरी पार्टी ने बनवाया है और ओनस आपके ऊपर आ गया वो प्रूव करने का, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। आपके ऊपर ओनस नहीं आना चाहिए। तो हमेशा इश्यूज के टाइम पे ये ध्यान देखें कि इश्यूज सारे के सारे बन रहे हैं, जो पॉइंट्स लिए गए हैं फैक्ट पे, लॉ पे, वो इश्यूज जरूर बने जाएं। और इसके अलावा आप देखें जरूर और ओनस किस पे है। ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे भी मैं डिस्कस करूंगा कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आपको किन किन विटनेसेस को साइट करना चाहिए और कैसे कैसे साइट आप करते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रूव करना ना रह जाए। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी बातें पूरी पता चलेंगी। इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करें। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी जो है वो इश्यूज से डील करता है। मैं इश्यूज पे बात करूं उससे पहले मैं आपको ऑर्डर 14 दिखा देता हूं सीपीसी है क्या। आइए पहले वो देखते हैं। Order 14 Framing of Issues. Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other party. इसी में आगे देखेंगे 4 issues are of two kinds. पहला issue of fact, दूसरा आप देखेंगे issue of law. अब इसी का सब रूल 2 आप देखेंगे, court to pronounce judgment on all issues, notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue, the court shall subject to the provision of sub rule 2 टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज। तो कोर्ट को जितने भी इश्यूज होते हैं उन पे जजमेंट प्रोनाउंस करनी होती है। तो वो आपने देखा कि लॉ के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से इशू का क्या ऑर्डर है, तो ये आपने चीज देख ली। अब बात करें इश्यूज की, तो इशू अराइज कैसे होते हैं। कोई भी मटेरियल प्रोपोजिशन, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अगर वो किसी ने अलेज किया है और दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई करा है और अपनी बात रखी है, तो एक इशू अराइज हो जाएगा। इशू बेसिकली मतलब झगड़ा किन किन मुद्दों पे है केस के अंदर, जिस पे जजमेंट चाहिए, जिसकी वजह से जजमेंट आएगी। एक तो हो गया फैक्ट का, एक हो गया लॉ का। देखिए, अगर मैं अपना केस डालता हूं और दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये तो केस ही बियॉन्ड लिमिटेशन है, या जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बहुत सारी होती हैं, ऑर्डर 2, रूल 2, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, बहुत सारी लिमिटेशंस की भी ऑब्जेक्शंस होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऑब्जेक्शंस होती हैं जिन पे इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर मैं अपना केस में कुछ चैलेंज करता हूं और ऑपोजिट पार्टी ये अपना डिफेंस लेती है कि सपोजिंगली कि ये लिमिटेशन के बियॉन्ड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, ये लॉ का एक इशू बन जाता है। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जो फैक्ट्स के होते हैं और लॉ के होते हैं। अब जब आप इश्यूज फ्रेम करवाएंगे तो आपने क्या बातों को ध्यान रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्लेंटिफ के लिए तो उसकी जो सूट की या प्लेंट की प्रेयर है वही इंपॉर्टेंट उनके इश्यूज होते हैं कि उनको वो रिलीफ ग्रांट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या अल्टीमेटली उनको क्या रिलीफ ग्रांट होना चाहिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है प्लेंटिफ की तरफ से। डिफेंडेंट को देखो, अपने डब्ल्यूएच के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऑब्जेक्शन ली होती है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी ली होती हैं और मेरिट्स पे भी ऑब्जेक्शन ली होती हैं। तो जो मेरिट्स पे ऑब्जेक्शन ली होती है, जो फैक्ट्स की ऑब्जेक्शन होती हैं, उन पे भी इशू बनवाना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई प्लेंटिफ क्या झूठ बोल रहा है, मेजर जो बात है वो चीज पे इशू बनवाना चाहिए। दूसरी चीज ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ली है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन की, लिमिटेशन की, इसके अलावा कोई ऑर्डर 2, रूल 2 की ली है, या सूट जो है बार्ड है, कैसे है, वो सारी जो भी आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले रखी हैं, तो उन पे जरूर इशू बनवाना चाहिए। अब देखिए, जो फैक्ट मैंने जैसे किसी को फैक्ट कोई एलेज किया और दूसरी पार्टी ने डिनाई किया, तो
ओनर्स ऑफ प्रूफ कोर्ट जो है डिसाइड करती है। अब सपोजिंगली लॉ का पॉइंट है, मैं अलेज करता हूं और दूसरी पार्टी कहती है कि ये लिमिटेशन के बियॉन्ड है और या ऑर्डर 2 रूल 2 से हिट होता है या सेक्शन 10 सेक्शन 11 सीपीसी या और भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्शन होती हैं इससे हिट होता है। तो प्लेंटिफ को यह ध्यान देना चाहिए कि जो है उसका ओनस जो चीज अलेज कर रहा है उसी पे आए, प्लेंटिफ के ऊपर ना आ जाए और डिफेंडेंट के ऊपर ही वो इश्यू का ओनस आए। ओनस ऑफ प्रूफ ये होता है कि प्रूव कौन करेगा उस इश्यू को। सपोजिंगली मैं एक ऑब्जेक्शन लेता हूं कि ये WS जो प्लेंट है वो बियॉन्ड लिमिटेशन फाइल करी गई है, ये मेरी ऑब्जेक्शन है। अगर प्लेंटिफ पे ही इसका ओनस पड़ जाए प्रूव करने का कि वो विद इन लिमिटेशन है, तो प्लेंटिफ के लिए ये बात दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि अलेज दूसरी पार्टी ने किया है तो ओनस भी उन्हीं पे होना चाहिए। तो ये बातें बहुत सारी ध्यान रखने वाली होती हैं कि ओनस किसके ऊपर पड़ता है। जब ओनस अगर कोई गलत अपने ऊपर पड़वा लेगा तो उसको वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए दिक्कत रहती है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें, आप ज्यादा से ज्यादा प्रपोज्ड इशू ही दे सकते हैं कोर्ट को, कोर्ट खुद ही इशू फ्रेम करती है, आप अपने प्रपोज्ड इशू बता सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि वो इश्यूज प्रॉपरली पूरे फ्रेम हो गए हो, कोई भी इशू जो है आपको बाद में एप्लीकेशन देके ऐड या स्ट्राइक आउट ना करवाना पड़े, ये आप जरूर ध्यान दें इश्यूज की स्टेज पे। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, तो ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस और विटनेसेस से डील करता है। आइए पहले हम देखें कि वो ऑर्डर है क्या, आइए आपको दिखाता हूं। Order 16 list of witnesses and summons to witnesses on or before such date as the court may appoint and not later than 15 days after the date on which the issues are settled. The party shall present in court a list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce documents, and obtain summons to such persons for their attendance in court. बाकी भी आप पूरा ये प्रोविजन पढ़ सकते हैं। तो इस ऑर्डर 16 के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर जब इश्यूज फ्रेम हो जाए, पार्टीज दोनों पार्टीज प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल कर देनी चाहिए। अब ये देखो कोर्ट तो कहता है कि कर देनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कि बाद में आपको कोर्ट परमिशन नहीं देता। अगर आपको रीजनेबल ग्राउंड दिखाओ तो कोर्ट परमिशन देता। हाँ, हालांकि आपके ऊपर कुछ कोर्ट कॉस्ट लगा देती हैं अगर आपने डिले करा हुआ या कोर्ट को दिखता है कि इंटेंशनली आपने जान के ऑमिट किया, ये जानबूझ के आपने फाइल नहीं करी, तो कोर्ट आप पे जुर्माना भी लगा सकती है। पर अमूमन कोर्ट अलाउ कर देती है आपकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस 15 दिन बाद भी। अब इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर किन किन विटनेस के नाम देने चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जो है कहता हूं कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस में फैक्ट का अगर कोई विटनेस है तो 1 या 2 विटनेस या हद से हद 3 विटनेसेस, 2 ऐसे सफिशिएंट होते हैं, पर बहुत ही ज्यादा है आपको तो फैक्ट का 3 विटनेस करवा ले। अवॉइड करें वैसे 3 भी, कोशिश करके 2 ही कराएं। अब मैं बात क्यों कह रहा हूं फैक्ट के विटनेस पे ज्यादा विटनेस नहीं कराने चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होगा जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। तो एक ने एक बात बोली, दूसरे ने दूसरी बात बोली और तीसरे ने तीसरी बात बोली, तो आपका केस वैसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट विटनेसेस को रखें, विटनेस जो सच बोल रहे हो उनको रखें, और जो कोर्ट में सच्चाई बोलते हुए घबराए नहीं, कॉन्फिडेंटली अपनी सच्चाई रखें। ऐसे आप विटनेसेस जो है वो रखें, नहीं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो टूट जाएंगे विटनेसेस। कई बार घबराहट में भी वो गलत बोल देंगे तो भी आपका नुकसान होगा। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में फैक्ट के 1-2 विटनेस ही रखें और कॉन्फिडेंट विटनेस रखें। दूसरी बात अब ये मैं करूंगा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो वो आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जरूर रखने चाहिए। सपोजिंगली मैं आपको बताऊं कि आपने एक सेल डीड प्रूव करनी है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से, तो आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर लिखेंगे दी ऑफिशियल कंसर्न और दी क्लर्क फ्रॉम दी ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार सो एंड सो विद रिकॉर्ड ऑफ सेल डीड सो एंड सो डेटेड सो एंड सो एंड बुक नंबर सो एंड सो, वॉल्यूम नंबर सो एंड सो, रजिस्टर्ड ऑन सो एंड सो, रजिस्टर्ड एट पेज नंबर सो एंड सो। इस तरह से आप प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर जो आपने विटनेस बुलाना है। अब ये एक एग्जांपल था, इसके अलावा हो सकता है आपने एसडीएम के यहां से रिकॉर्ड बुलाना हो सकता है कहीं और से रिकॉर्ड मंगाना हो आपने,
किसी कोर्ट से आपने रिकॉर्ड मंगाना हो, कोई केस प्रूव करना हो आपने, तो फिर आप वो कंसर्न क्लर्क को या कंसर्न ऑफिसर्स को अलॉन्ग विद रिकॉर्ड ऑफ सो एंड सो केस नंबर ऐसे करके आप पूरा लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर देंगे। फैक्ट कि आप 1-2 विटनेस करा लें, हद से हद 3, इसके अलावा लेकिन आप जो है जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने हैं वो एक विटनेसेस का नाम दें। आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे छूट ना जाए, भले ही आपको 10 विटनेस कराने पड़े, लेकिन डॉक्यूमेंट जरूर प्रूव करें। अगर डॉक्यूमेंट प्रूव करना रह गया तो फिर आप समझ लें कि आप अपने केस में नुकसान खाएंगे। तो हमेशा आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस को बड़े ध्यान से बनाएं। देखिए, आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नाम जितने मर्जी दे सकते हैं, कोई बार नहीं है। अगर आपने ज्यादा नाम भी देने हैं तो आप ज्यादा नाम भी दे सकते हैं और अल्टीमेटली कम विटनेसेस को आप एग्जामिन करा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कम नाम लिखे और बाद में आपको ज्यादा विटनेस कराने पड़े तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। फिर आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नाम क्यों नहीं दिया। तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी आप बहुत ध्यान से बना कर दें। तो ये हो गई लिस्ट ऑफ विटनेसेस की भी बात। अब एक बात करेंगे ओपीपी और ओपीडी। ये भी आप जब देखेंगे इश्यूज बने होते हैं तो उनके आगे ओपीपी लिखा होता है और ओपीडी लिखा होता है। ओपीपी का मतलब होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ओपीडी का मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। अब जरूरी नहीं है ओपीपी हो और ओपीडी हो, ओपीडी 1 भी हो सकता है, ओपीडी 2 भी हो सकता है, ओपीडी 3 भी हो सकता है। उसका मतलब है ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट नंबर 1 या ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट नंबर 2 या ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट नंबर 3। जिसके ऊपर भी कोर्ट ये ओनर्स डालेगी प्रूव करने का इशू को, तो वो ओनर्स उस पर आगे लिख देगी। तो ओपीपी का मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ प्रूविंग द इशू और ओपीडी का मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। तो ओनर्स उस इशू को प्रूव करने का डिफेंडेंट पे है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।